प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के शासन का 1 साल भी खत्म हुआ और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल। बहन, आज तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पिछले 1 साल में आपकी खुद की उपलब्धियां आप क्या गिनाती है? मैं मानती हूँ कि उपलब्धियाँ मैं गिनाऊँ इसके बजाय पब्लिक बोले वही मेरे लिए अच्छा रहेगा। हम लोगों ने जो पानी दिया है तो पब्लिक को पूछना चाहिए कि पानी मिला कि नहीं मिला है। बस हम लोगों ने शुरू में तय किया थे कि सोशल सेक्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना। तो सबसे पहले हम लोगों ने महिला सशक्तिकरण का काम शुरू किया और बहुत ही अच्छी तरह से आज चल रहा है। जैसे कि पिछले 1 ही साल में 6 लाख टॉयलेट हम लोगों ने पूरा कर दिया है। 500 गांव ऐसा बन चुके हैं कि जिसमें 100% टॉयलेट का काम पूरा हो गया है। हमारे 160 नगर निगम और 8 महानगरों, इसमें 1-2 को छोड़कर सभी नगर निगम और सभी महानगरों में टॉयलेट का काम 100% पूर्ण कर दिया है। ये हमारा लक्ष्य था और लक्ष्य हम लोगों ने सिद्ध किया है। वैसा ही पानी का लक्ष्य था कि कम बारिश होने की वजह से भी आज इतनी गर्मी पड़ रही है, फिर भी कहीं भी पानी का कोई आंदोलन या नहीं हुआ है। ये एक सिद्धि है गुजरात के लिए, क्योंकि गुजरात में कोई ऐसी बड़ी नदी नहीं है। बारिश कम हुई थी, हमारे सभी डैम खाली थे, फिर भी पानी पहुंचाया है और मैनेजमेंट करके पहुंचाया है, काम करके पहुंचाया है। इसी तरह एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट में भी एक अच्छा काम शुरू किया है। जो हम लोगों ने किया था कि हम 4 नई यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वो हम लोगों ने पूरा कर दिया है। 10 नई कॉलेज देंगे तालुका में, वो भी हम लोगों ने काम पूरा कर दिया है और नेक्स्ट ईयर के लिए हम अभी काम कर रहे हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से गुजरात में एक कामयाबी का शिखर सर किया था, उसी तरीके से आनंदीबेन ने भी कामयाबी का शिखर सर किया है पिछले 1 साल? हाँ, मैं मानती हूँ कि काम किया है हम लोगों ने। क्या कि जनता बोलती है, मैं नहीं बोलती हूँ, जनता बोलती है कि हाँ पानी मिला, हाँ स्कूल मिली, हाँ कॉलेज मिली। चुनाव का वक्त था, जब लोकसभा चुनाव हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने गुजरात मॉडल लाने की पूरे देश में बात की थी। हालांकि आज गुजरात मॉडल की कहीं पर भी चर्चा नहीं हो रही है, ऐसा क्यों? आपको लगता होगा, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो काम शुरू किया नरेंद्र भाई ने पूरे देश में, तो कहाँ से मॉडल आया? 24 घंटे बिजली हम देंगे तो गुजरात का मॉडल आज देश भर में लागू किया है, तो ये कहाँ से मॉडल आया? मैंने कहा 33% होम डिपार्टमेंट में लड़कियों का हम अनामत रखेंगे, तो आज मोदी साहब ने भी डिक्लेयर कर दिया और अलग अलग राज्यों में भी वो डिक्लेयर हुआ है। तो ये मॉडल है गुजरात का, वही चर्चा वहाँ ही होती है, हमारा काम वहाँ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। लेकिन अगर हम कैट की रिपोर्ट की बात करें तो कैट की रिपोर्ट में कहा गया कि कहीं पर 5000 ऐसे स्कूल है जहाँ पे टॉयलेट नहीं है, पानी की किल्लत है। सौराष्ट्र और कच्छ में पानी की किल्लत की बात आती है। भ्रष्टाचार के कई मुद्दे कैट की रिपोर्ट ने उजागर किए हैं। तो क्या कहेंगी, क्या ये गुजरात मॉडल के तर्ज पर हम कह सकते हैं? ऐसा नहीं है। मैं एक काम हम करते हैं, मानो कि रोड बनाया है तो 3 साल के बाद रोड टूटने वाला है, तो ऐसा तो नहीं कहेंगे कि कोई काम ही नहीं हुआ है। इसी तरह हम जो टॉयलेट बनाते हैं 10 साल हो गए, तो 10 साल में टॉयलेट में कुछ ना कुछ तो खराबी होगी ही, तो वो काम हमें करना है। तो वो ये लगातार प्रक्रिया है हमारी। जहाँ नया बनाना है, संख्या बढ़ी तो एक टॉयलेट नया बनाना पड़ेगा, एक क्लासरूम नया बनाना पड़ेगा। तो ये काम तो चलता ही रहेगा। कोई काम ऐसा नहीं है कि जहां 100% हम लोगों ने काम पूरा कर दिया और आने वाले 25 साल में अब कुछ काम नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। घर में भी 25 साल का घर हो जाता है तो उसको रिपेयरिंग करना ही पड़ता है। तो इसी तरह स्कूल बनी है, कॉलेज बनी है, तो रिपेयरिंग का काम होता ही चलता रहेगा। नया करना है तो वो नया करना ही पड़ेगा, नया टॉयलेट देना है तो वो देना ही पड़ेगा। वो काम राज्य सरकार करती है। इसकी वजह ये नहीं है कि हम लोगों ने वो बाकी है इसीलिए मॉडल नहीं है। आज गुजरात इसीलिए मॉडल है कि हर एक स्कूल में टॉयलेट है, जो अलग अलग राज्यों में नहीं थे, वो हम लोगों ने शुरू किया। आज ये मॉडल है कि आप देश के अलग अलग राज्यों में पूछो कि आंगनवाड़ी के कितने मकान बनाए, राज्य सरकार ने 90% मकान बना दिए। पहले यूपीए की सरकार में कुछ पैसे नहीं देते थे, कोई ग्रांट नहीं मिलती थी, फिर भी हम लोगों ने काम शुरू किया राज्य सरकार की ओर से, जो हम लोगों ने आंगनवाड़ी के पूरे मकान बनाए। इतना मकान नहीं, टॉयलेट
इसके साथ नया किचन के साथ रसोई करने के लिए सिलेंडर और गैस कनेक्शन सब कुछ दिया है। लेकिन मान लो कि 4 नई बनी है आंगनवाड़ी, तो इसमें नहीं होगा, तो इसकी वजह से ये नहीं हम कहेंगे कि ये मॉडल नहीं है। अब प्रधानमंत्री के साथ चीन गई थी, चीन से गुजरात को क्या मिलेगा? काफ़ी कुछ मिल गया, काफ़ी कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक दौरा होता है એટલે सब हम लेने के लिए ही जाते हैं। संबंधों भी विकसित करने की आवश्यकता होती है, कुछ सीखने की आवश्यकता होती है, कुछ देखने की आवश्यकता होती है। कोई इनोवेटिव कार्यक्रम वहाँ होता है, कोई नया प्रोजेक्ट है, वो हम देखेंगे तो आकर हम गुजरात में उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो ऐसा नहीं कि मूडी के लिए ही हम वहाँ जाते हैं। तो हम लोग जहाँ गए हैं तो 30,000 करोड़ का MOU साइन हुआ है, और जो हम लोगों ने 3 MOU साइन किए थे जब चाइना के प्रेसिडेंट इधर आए थे, उसके बारे में हम लोगों ने सोचा है। और अभी जुलाई महीने में वहाँ से ग्वांगडोंग से वहाँ आ रहे हैं, और जुलाई महीने में वहाँ के गवर्नर इधर आ रहे हैं, जो हम लोगों ने MOU साइन किए थे इसी के बारे में देखने के लिए। काफ़ी उत्साह था गुजरात में आने का, और मैं मानती हूँ कि जो हम लोगों ने काम किया है वहाँ जाकर उसका काफ़ी लाभ गुजरात को होगा। क्या मानती है कि जिस तरीके से रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं, चीन के साथ भारत के रिश्ते भी सुधरेंगे? सुधरेंगे, सुधारना चाहिए, क्योंकि हमारी सोच है वसुधैव कुटुंबकम। सबको शांति मिलनी चाहिए, सबको सुविधा मिलनी चाहिए, और हम साथ में मिलकर काम करेंगे तो ये जो आतंकवाद वगैरह ख़त्म हो जाएगा। बाकी एक उसको प्रेरणा देंगे और एक कुछ बोलेंगे नहीं और एक पर अटैक होगा, ऐसे नहीं चल सकता है। इसीलिए पड़ोसी राज्यों के साथ और विश्व के सभी कंट्री के साथ अच्छा संबंध रखना ही चाहिए। इसका एक ही प्रमाण है 21 जून, जो पूरा विश्व योग के लिए मिल रहा है, वो ही ज्वाइन करेगा। पार्टी प्रेसिडेंट गुजरात से हैं अमित शाह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो भी गुजरात से है। गुजरात को क्या क्या मिल रहा है? क्या गुजरात को क्या कितना फायदा हुआ है इससे? मैं एक नोट्स दे दूं, वो नोट्स आप आज तक पर डिक्लेयर कर दिखा दीजिए कि कितना कितना फ़ायदा केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को किया है। एक नर्मदा डैम के दरवाजे गेट रखने की मंजूरी नहीं मिलती थी, आपको पता है, ये मंजूरी 17 दिन में नरेंद्र भाई मोदी ने दे दिया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 200 करोड़ रुपया दिया। मेट्रो का काम हम शुरू कर रहे हैं, शुरू किया है अभी, और पूरा समय पे हम पूरा कर देंगे। और 2 दिन पहले ही जो हमारा धोलेरा सर है, इसके लिए 2700 करोड़ रुपया की वो डिक्लेयर किया, और एक केंद्र का प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय प्रोजेक्ट उन्होंने डिक्लेयर किया, और 300 से ज़्यादा जो हमारी लटकी हुई योजनाएं थी ये सभी मंजूर कर दी। आप गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं के लिए पूरे 1 साल में आपने क्या क्या किया? 1 सप्ताह लगेगा जो मैं उसको गिनती लगाऊंगी। तो पहले सबसे पहले 181 सब महिलाओं के लिए हम लोगों ने शुरू किया पूरा राज्य भर में। कहीं भी कोई महिला को कोई परेशानी है तो उस पर आप फ़ोन कीजिए, हम आपकी मदद में आएंगे, और आज काफ़ी मात्रा में महिलाएं उसका काम कर रही है। दूसरा, महिला सुरक्षा समिति हम लोगों ने बनाई। महिला सुरक्षा समितियाँ गांव तक हमारी समिति बनी है, एक नेटवर्क मैंने खड़ा किया है। तो इधर से मैं एक सूचना दूंगी तो हर गांव में सूचना पहुंचेगी और हमारी महिलाएं वहां काम करेगी। तो कोई भी काम गांव में है तो वो उसके माध्यम द्वारा मुझे पता चलता है, वो फ़ोन भी कर सकती है, SMS भी करती है कि हमारे गांव में वो काम बाकी है। तो एक पूरा फ़ायदा महिलाओं को है। दूसरा, समय समय पे मैंने प्रदर्शनी लगाई, तो जो महिलाएं काम करती है कुछ न कुछ नई आइटम बनाती है, वहाँ लेकर आती है, बेचती है और करोड़ों रुपया कमाकर घर पर जाती है और अपने गांव में अच्छा कुछ काम कर सकती है। ऐसे कई नई योजनाएं महिलाओं के लिए, जो खेती करती है और जो पशुपालन का काम करती है, वो पशुपालक महिलाओं के लिए भी मैंने 4 नई योजनाएं बनाई और इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों ने कर दिया है। जो 10 पशु से ज़्यादा पशु को दोहती है, दूध निकालती है, तो उसको हम मिल्किंग मशीन दे रहे हैं। और वहाँ डेयरी नहीं है लेकिन डेयरी वाले दूध लेने के लिए आते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने बल्क मिल्क कूलर दिया है गांव में। इसमें आप दूध डालो और बाद में डेयरी वाले आकर ले जाएंगे, दूध बिगड़ेगा नहीं। ऐसे कई काम हम लोगों ने पूरे गुजरात में किया। माल न्यूट्रिशन को लेकर आप पे आरोप लगाता रहा है कि गुजरात सरकार माल न्यूट्रिशन को लेकर कुछ काम नहीं करती है। 40 साल पहले की महिला
40 साल पहले की महिला आज बच्चे का जन्म देती है, और ये 40 साल पहले महिला जो कुपोषित है वो महिला कुपोषित बच्चों को जन्म देने वाली है। इसलिए मैं कांग्रेस वालों को ये बताती रहती हूँ कि आपने जब 1960 में नया गुजरात की स्थापना हुई, उसी समय से जो महिलाएं थी, जो बच्चे थे, इस सबके पर जो आपने ध्यान केंद्रित किया होता तो आज गुजरात और पूरे देश की ऐसी स्थिति नहीं होती। मैं ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि आज जो 20 साल की या 25 साल की महिला है वो कुपोषित रह गई है, उसके लिए कोई ध्यान नहीं दिया। आज मेरी सरकार ऐसी महिलाओं, ऐसी जो बच्चियों हैं हमारी, वो बच्चियों के और ध्यान दिला रही है। और प्राइमरी स्कूल में पढ़ते बच्चों के लिए हम लोगों ने दूध संजीवनी योजना बनाई, दूध पिला रहे हैं, उसको अच्छा खाना पीना मिले वो कर रहे हैं। और एक जो मैं बताती हूँ कि क्या बोलते हैं, सामूहिक किचन बना रहे हैं, और 6 डिस्ट्रिक्ट में हो गया, एक ही स्थान पर भोजन अच्छा बनता है और गरम गरम भोजन पूरे डिस्ट्रिक्ट में पहुंचता है। वो काम शुरू से हुआ होता ना तो आज काफ़ी परेशानी जो हमें भुगतनी पड़ती है ना, वो नहीं भुगतनी पड़ती। और दूसरा, पूरे देश में वो स्थिति है, अकेले गुजरात में वो स्थिति है ऐसा नहीं है, पूरे देश में वो स्थिति है। देखिए, हमारे जो नॉर्म्स है वो नॉर्म्स के अनुसार काम करने की आवश्यकता थी। मैं सालों से इसमें काम कर रही हूँ, थोड़ा देर लगेगा लेकिन आप सुनिए मेरी बात, और आप दिखाएंगे तो आपको पूरे देश को दिखाना। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एक बच्चा मेरे घर से या आपके घर से है, 10 साल का बच्चा है, और एक ट्राइबल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है। दोनों के साथ में 100 मीटर दौड़ाओ, कौन दौड़ेगा पहला? आपका जवाब क्या है? तो सबसे पहले लोग बोलेंगे ट्राइबल का बच्चा दौड़ कर आएगा, लेकिन उसका वेट देखो तो कम है, उसकी हाइट देखो तो कम है, वो दुबला दिखाई पड़ता है, तो उसको हम रेड जोन में डाल देते हैं। और मेरा बच्चा और आपका बच्चा की हाइट अच्छी है, उसका वेट अच्छा है, इसीलिए उसको ग्रीन जोन में हम डाल देते हैं। लेकिन दौड़ तो सकता नहीं, उसमें तंदुरुस्ती जो होनी चाहिए, जो ताकत होनी चाहिए, वो तो है नहीं उसके पास। इसीलिए हम लोगों ने एक नया तरीका शुरू किया कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है वो मापो, आप जांचो, वो काम आज शुरू हो रहा है। तो उसकी ताकत भी देखो इसमें, और ताकत अच्छी है, वेट और हाइट दोनों इसमें नॉर्म्स में आते हैं, तो उसको आप ग्रीन जोन में डालो। और इसमें नहीं आते हैं तो इसमें रेड जोन में ले जाओ, और रेड जोन का भी 2 हिस्सा बना दो। जो अति कुपोषित है, जिसको आज ही हॉस्पिटल में दाखिल करने की आवश्यकता है, उसको तुरंत दाखिल करो। और जो दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अच्छे डॉक्टर की सलाह मिले, अच्छा भोजन मिले और अच्छी सलाह सूचन मिले, अच्छी दवाई मिले, तो घर पर भी वो बच्चा अच्छा हो सकता है। वो काम हम लोगों ने 2 डिस्ट्रिक्ट में कर दिया, बड़ोदरा डिस्ट्रिक्ट में भी किया और छोटा उदयपुर में किया। 3 महीने से वो प्रोजेक्ट चला, अच्छा परिणाम मिला, इसीलिए मैंने पूरे राज्य में उसका इम्प्लीमेंटेशन करने की जाहिरात कर दी है, काम शुरू है। आज हर एक आंगनवाड़ी में स्क्रूटनी हो रही है और गुजरात के सभी डॉक्टर इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, एनजीओ इसमें सम्मिलित हो रही है। मैं मानती हूँ कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, आने वाले 1-1.5 साल में हम कुपोषण मुक्त गुजरात को बनाएंगे। ये बताइए कि किसान सर को लेकर काफी विरोध कर चुके हैं। वैसे में जमीन अधिग्रहण बिल केंद्र सरकार लाने की बात कर रहा है, राज्य सरकार की इस पे क्या राय है? राज्य सरकार की राय ही, यदि आपको विकास का काम करना है तो जमीन संपादन करने का काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि आपको कैनाल बनाना है तो कहाँ बनाएंगे कैनाल? किसान पानी मांगता है खेती के लिए, लेकिन पानी जाएगा कहाँ से? यदि आप जमीन नहीं दोगे, किसान जमीन नहीं देगा, जमीन संपादन नहीं होगी तो कैनाल नहीं बनेगी। कैनाल नहीं बनेगी तो किसान के खेत में पानी नहीं जाएगा, पानी नहीं जाएगा तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो लोग भूखे मरेंगे। तो क्या विकास के काम के लिए कोई जमीन संपादन का काम नहीं होना चाहिए? और आज तक जितने डैम बने हैं तो क्या जमीन संपादन नहीं हुई है? होती रही है। रोड बनाना है, 6 लेन रोड बनाना है, 4 लेन रोड बनाना है, तो जमीन संपादन करनी पड़ेगी। राज्य सरकार भी इसमें सम्मिलित है कि लेकिन उसको जो जमीन का मूल्य है वो उनको मिलना चाहिए। गुजरात में मैं यही बताऊं कि विकास के काम के लिए जमीन का संपादन का काम होता है और इसमें किसान कोई विरोध नहीं करता है। आज भी जमीन दे रहा है, आज भी जमीन देता है, लेकिन कोई कंपनी को जमीन देने के लिए राज्य सरकार कभी भी संपादन नहीं करती है। वो अपने आप किसान के साथ बैठते हैं
और किसान के साथ चर्चा करने के बाद किसान और कंपनी के मालिक दोनों तय करते हैं कि वो हमें मान्य है इतनी कीमत, इतनी वैल्यूएशन, तो वो तय करे, देना है, लेना है। लेकिन गुजरात सरकार इसमें पड़ती नहीं है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में अभी बीजेपी की सरकार है, तो गुजरात और महाराष्ट्र में दोनों में से आप किसे आगे मानती है? जो आगे पीछे का सवाल इतना नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि कोई एक में आगे होगा, कोई दूसरे में आगे होगा। इसलिए ये चर्चा और ये स्पर्धा आगे पीछे, ऐसा मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहती हूँ। शिवसेना बार बार आरोप लगाती है कि गुजरात सरकार आके महाराष्ट्र के जो इन्वेस्टमेंट है उसे गुजरात में ले जाती है, नए नए स्कीम्स देती है। गुजरात में भी आते हैं, गुजरात में भी आते हैं, आना चाहिए। जहाँ भी कंपनी को जहाँ भी लगाना है वो उसका प्रचार प्रसार करना एक कोई भी राज्य का अधिकार है। हम भी जाएं तो महाराष्ट्र वाले भी इधर आए, हमें कोई एतराज नहीं है कि हमारी कंपनी वो ले जाएंगे और उनकी कंपनी हम लेके आएंगे। कंपनी देखती है कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ रोड है, कहाँ अच्छा काम चल रहा है, कहाँ सहयोग मिलता है, कहाँ गुड गवर्नेंस है, वो देखती है, वहाँ जाएगी। साथ ही अगर हम विपक्ष की बात करें तो मोदी जी पे बार बार आरोप लग रहा है, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि ये सूट बूट की सरकार है। आप क्या कहती है? मैं वही कहती हूँ जो जवाब नरेंद्र भाई मोदी ने दे दिया है। सूटकेस वाली सरकार अच्छी है, सूटबूट वाली सरकार अच्छी है सूटकेस वाली सरकार के बजाय। वैसे में राहुल गांधी एक कहने का अधिकार ही नहीं कांग्रेस का, क्योंकि जिस लोगों ने करोड़ों नहीं अरबों रुपये इकट्ठा किया, भ्रष्टाचार किया इतना, और वो नरेंद्र भाई मोदी पर इतने आक्षेप लगाते हैं, वो अच्छा नहीं है। मैं मेरे मुख से बोलूँ ना वो ठीक नहीं लगेगा, लेकिन सबको देखना पड़ेगा कि आपका व्यवहार, आपका देखाव, आपका पहनवेश क्या है, वो पहले सोचो, बाद में किसी पर आप उंगली उठाओ। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र भाई ने लोकसभा चुनाव से पहले हर शहर में जाके प्रचार करना शुरू किया था, राहुल गांधी भी उसी तर्ज पर जा रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, गुजरात में भी आने वाले हैं। ये जो नवरे हो गए, नवरे मैं बोलती हूँ, सत्ता चली गई, इसीलिए अभी कोई काम है नहीं, इसीलिए वो चल पड़े हैं। लेकिन जब 10 साल सत्ता में रहे, उसी समय क्या किसान याद नहीं आए आपको? और कई बार अकाल भी पड़ा है, कई बार कोई परेशानियां हर स्टेट में आई है, लेकिन किसी को कभी नवराश नहीं मिली है वहां जाकर देखना। लेकिन आप सत्ता चली गई है, इसीलिए टाइम कहाँ पास करना, तो टाइम पास करने के लिए आते हैं 8-10 लोग घूमते फिरते हैं उसके साथ, और टीवी मीडिया उसके पीछे रहते हैं और दिखा रहे हैं, ए बाबा राहुल बाबा चले हैं। चलते रहो, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि गुजरात की और देश की जनता जान गई है कि उससे अभी कुछ होने वाला नहीं है। जो नरेंद्र भाई आए हैं अगले 5 साल में वो दिखा देंगे कि कैसा काम हो रहा है। नरेंद्र भाई जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब 3 जो नगर निगम के चुनाव हुए थे, तीनों में बीजेपी की जीत हुई थी। अब वापस नगर निगम चुनाव आ रहे हैं, क्या तैयारियां है आपकी ओर से? हमारी ओर से तैयारियां हो चुकी हैं, कर रहे हैं, और आगे जो समय बचा है इसमें भी हम करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम आने वाले चुनाव में श्रेष्ठ दिखाव करेंगे, परिणाम लाएंगे। संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ संगठन गुजरात का मजबूत ही है। संगठन और सरकार के साथ अच्छा तालमेल है, और जहाँ सरकार का कार्यक्रम है वहाँ संगठन भी जुड़ता है, और संगठन का काम है, इसमें हमारे मंत्री श्री भी जोड़ते हैं, जाते हैं और संगठन मजबूत करने के लिए प्रयास करते हैं। अगर संगठन मजबूत है तो नए सीमांकन लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? नए सीमांकन लाना चाहिए, लाना पड़ा क्योंकि 50% महिलाओं का आरक्षण आया, इसीलिए वो सीमांकन बदला जाता है। दूसरा, ऐसी स्थिति थी कि मान लो कि औड़ा है, तो औड़ा का पूरा विस्तार कॉरपोरेशन में आया, तो नया विस्तार आया तो उसको भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, वहाँ भी चुनाव लड़ना पड़ेगा। तीसरा, कई स्थानों पर ऐसी स्थिति थी कि जो ओजी विस्तार हम बोलते थे, आउट ऑफ ग्रोथ विस्तार, जो नगर पालिका में भी नहीं था और पंचायत में भी नहीं था, तो ऐसे कई स्थान में हम लोगों ने सूचना दी कि ये जो विस्तार है उस नगर निगम में आना चाहते हो तो इसमें ला दो, और नहीं आना चाहते हो तो वहाँ पंचायत डिक्लेयर कर दो, तो पंचायत का चुनाव उसको हो तो उसको ग्रांट मिले। ऐसी कई स्थिति थी गुजरात में, इसीलिए ये सीमांकन करने की आवश्यकता हुई। तो और सेंसेक्स हुआ
तो इसमें भी जो मतदारों की संख्या बढ़ी, तो मतदारों की संख्या बढ़ती है और इसमें एक चुनाव जो पंच है वो तय करता है कि जिस तरह विधानसभा में हुआ तो विधानसभा में क्यों हुआ, लोकसभा में हुआ, इसी तरह पंचायतों के चुनाव और नगर निगम के चुनाव में भी वो होता रहता है। हर बार गुजरात और बीजेपी के लिए एक मुद्दा खास रहता है कि क्या मुस्लिम महिलाओं को टिकट दी जाएगी या मुस्लिम को टिकट दी जाएगी। भूतकाल में 100 लोगों को टिकट दी थी और 100 में से कई लोग चुनकर आए थे, नगर निगम में चुनकर आए थे। आपको शायद पता नहीं होगा, सरकार ने मुसलमानों को भी दिया है और सिक्का, शायद मैं भूलती ना हूँ तो सिक्का में बीजेपी की सरकार है और हमारी एक महिला वह काम कर रही है, नगर की प्रमुख है। ऐसा नहीं है कि हम उसको टिकट नहीं देते हैं। आपके आने के बाद उपचुनाव हुए थे जिसमें कांग्रेस को 3 सीटों पे जीत हासिल हुई थी, तो क्या आप मानते हैं कि मोदी जी के जाने के बाद गुजरात में कांग्रेस कहीं ना कहीं खड़ी हो पाई है? खड़ी तो होगी, लेकिन कितना उसका चलेगा, कितनी सीट आएगी, कितना प्रयास होगा, आज तो मुझे नहीं लगता है कि वो नीचे काम कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। फिर भी हम ऐसा नहीं मानते हैं कि हमारे सामने कोई खड़े नहीं होने वाला है, इसी तरह हम मानते हैं और काम करते हैं। आनंद बहन, आज तक से बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद।